वहीं प्रेम घर आने के बाद अपनी पत्नी को फोन लगाता है और उससे कहता है कि मैं कुछ सामान भेज रहा हूं, तुम ध्यान से रख लेना। और दोस्तों यहाँ हम कुछ सीडी और एक कैम रिकॉर्डर देखते हैं, लेकिन वो सीडी क्या था ये हमें पता नहीं चलता। उन सीडीज में से एक पे लिखा होता है सदाबहार तराने, और ये वाली सीडी वो अपने गाँव में अपनी पत्नी के पास भेज देता है। अब कहानी चेंज होकर एक अमीर आदमी के बेटे विहान पे फोकस करती है, जिसे कुछ किडनैपर्स उसके घर से उठा लिए हैं। द होल मीडिया कम्स टू क्वेश्चन दिस, और पुलिस के बड़े बड़े ऑफिशियल्स भी इस केस को लेकर एकदम व्यस्त हो जाते हैं। ये सीन बेसिकली फिल्म में इसलिए डाला गया है ताकि हमें दिखाया जा सके कि कैसे अगर एक अमीर इंसान का बच्चा किडनैप हो जाता है तो उसे बचाने के लिए सारी पुलिस लग जाती है, सारी मीडिया आ जाती है, लेकिन वहीं गरीबों के बच्चे कब से गायब होते जा रहे हैं, लेकिन उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। वैसे चुमकी की बात की जाए तो अब इंस्पेक्टर पांडे उसकी तलाश कर रहे थे और ऐसे में वो मिस्टर बस्सी के मैंशन जा पहुंचता है। यहाँ दरवाजा प्रेम खोलता है और पांडे को उसकी कद काठी देख के शक होता है कि कल रात भागने वाला आदमी कहीं ये तो नहीं। वो कुछ कहता तो नहीं, लेकिन हम अंदर मिस्टर बस्सी को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। अब ये लोग मैंशन क्यों आए थे ये तो हमको पता ही है, क्योंकि चुमकी मिस्टर बस्सी के लिए ही प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी और उसके पिता को ये शक था कि बस्सी ने ही उसकी बेटी को किडनैप करवाया है। इंस्पेक्टर के कुछ पूछने से पहले ही मिस्टर बस्सी अपने बारे में बताने लगते हैं कि कैसे पांडे के जो बॉस डीसीपी रस्तोगी हैं वो उनके कॉलेज के फ्रेंड हैं। इनफैक्ट मिस्टर बस्सी और भी कई बहुत बड़े बड़े शख्स को जानते हैं। बेसिकली मिस्टर बस्सी ये बताना चाहते थे कि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और वो किसी भी चीज में खुद को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते और वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तभी चुमकी के पिता वहां आ जाते हैं एक्यूजिंग एंड स्कोल्डिंग मिस्टर बस्सी, लेकिन उन्होंने एक बात इंस्पेक्टर से झूठ बोला था कि चुमकी मिस्टर बस्सी की यहाँ सेक्रेटरी थी, जबकि हम सब जानते हैं कि चुमकी के पिता ही उसको प्रोस्टिट्यूट बना के भेजते थे मिस्टर बस्सी के पास 30,000 महीने के लिए। जब इंस्पेक्टर पांडे को ये बात पता चलती है तो ये सुन के उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो चुमकी के पिता को काफी पीटते हैं। बट स्टिल पांडे के मन में था कि चुमकी को तो मैं ढूंढ के निकालूंगा ही, लेकिन तुम बहुत गलत इंसान हो। अब इस पॉइंट तक मिस्टर बस्सी ने भी डीसीपी रस्तोगी को फोन लगा दिया था, जिससे इंस्पेक्टर पांडे को अपना इन्वेस्टिगेशन बंद करना पड़ता है और वो वहां से निकल जाते हैं। जाते जाते प्रेम यहाँ इंस्पेक्टर पांडे को भी टीज करता है, सेइंग कि अपनी बेटी को भी संभाल के रखना, क्योंकि इस राम राज्य में बहुत सारे राक्षस खुलेआम घूमते हैं। अब इस हादसे के बाद डीसीपी रस्तोगी इंस्पेक्टर पांडे को अपने ऑफिस बुलाता है और वो उसे डांटते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट के केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, इतने बड़े आदमी के गिरेबान पे हाथ डाल रहे हो, जबकि तुम्हें तो वो हाई प्रोफाइल केस सॉल्व करना चाहिए ना। बड़े आदमी का बच्चा किडनैप हुआ है। हाई प्रोफाइल मतलब वही विहान के किडनैपिंग का केस जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। रस्तोगी ये भी कहता है कि जहां से चुमकी गायब हुई है वो माइग्रेंट्स की बस्ती है और वहां से बच्चे लापता होते ही रहते हैं, कभी कभी वापस भी आ जाते हैं और कई बार तो उनके पेरेंट्स ही अपने बच्चे को बेच देते हैं। तो तुम इन सारे केसेस को भूल जाओ और अच्छे केसेस पे ध्यान दो, हाई प्रोफाइल केसेस पे। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि वो लड़की कोई भी हो, कुछ भी काम करती हो, उसको ढूंढना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पे रस्तोगी कहता है कि फाइन, गो ऑन विद द केस, लेकिन तुम बलबीर बस्सी को इस केस से बाहर रखना। दोस्तों इस बातचीत से पता चलता है कि क्योंकि सेक्टर 36 के आसपास मोस्टली माइग्रेंट्स रहते हैं और इन जनरल वो लोग पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए पुलिस भी उनका केस नहीं लेती, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि यहाँ जो भी बच्चे मिसिंग है उनको उनके घर वालों ने पैसे के लिए ही बेचा होगा। ये सीन अगेन हमारे समाज के डिस्क्रिमिनेशन को भी दिखाता है कि कैसे आम लोगों के बच्चों की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती, जबकि एक बड़े बिजनेसमैन का बच्चा किडनैप हो गया है तो पूरी पुलिस फोर्स हरकत में आ चुकी है। खैर इंस्पेक्टर पांडे जब अपने थाने पे वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके जूनियर्स ने चुमकी के रिक्शा वाले को पकड़ लिया है। ऑल्दो रिक्शा वाला कुछ कन्फेस नहीं कर रहा और पांडे फाइंड्स आउट कि रिक्शा वाले के पास जो फोन था वो उसका अपना नहीं था, बल्कि वो चुमकी का फोन था। ऐसे में ये लोग रिक्शा वाले को मार पीट के उससे सच निकलवाने लगते हैं। नाउ इंस्पेक्टर पांडे काफी सारा इन्फॉर्मेशन लेकर वापस अपने सीनियर डीसीपी रस्तोगी के पास जाता है और इससे हमारे सामने भी काफी सारी कहानी साफ हो जाती है। तो आखिरी बार चुमकी इसी रिक्शा में बैठकर मिस्टर बस्सी के बंगलों में गई थी और जब रिक्शा वाला वापस चुमकी को लाने गया तो उस वक्त दरवाजा प्रेम ने खोला था। प्रेम ने ही रिक्शा वाले को ये फोन दिया था ये कहके कि इसे कहीं फेंक दो और कोई पूछे तो कहना कि चुमकी को उसने शाहदारा स्टेशन में उतारा था। अब रिक्शा वाला बात तो मान गया, लेकिन वो थोड़ा सा लालच में आ गया, यानी कि वो फोन फेंका नहीं, अपने पास रख लिया और तो और सिम कार्ड भी नहीं बदला और ये सारा कन्फेशन उसने पुलिस कस्टडी में दे दिया है। ये सब सुनने के बाद डीसीपी रस्तोगी एकदम एक्टिव हो जाता है, मतलब केस में एक्टिव नहीं बल्कि पांडे को सस्पेंड करने में एक्टिव, सेइंग कि तुमने मेरा कहा नहीं माना, मतलब तुमने इन्वेस्टिगेशन करी, रिक्शा वाले से पूछताछ करी, इस मैटर में तुम घुसे जो कि तुम्हें नहीं करना था। बेसिकली रस्तोगी यहाँ अपने दोस्त बस्सी को बचा रहा था और ऐसे में पांडे हो गया सस्पेंड। लेकिन सस्पेंशन के बाद भी पांडे हार नहीं मानता और वो खुद छुपकर सेक्टर 36 के बंगलों पे नजर रखता है। उन्हें पता चलता है कि प्रेम का साथी एक कंपाउंडर है जो रात में उससे मिलने आता है। अब दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कंपाउंडर तो दशहरे वाले रात को भी था ना, तो इंस्पेक्टर ने उसे क्यों नहीं पहचाना। लेकिन दोस्तों उस टाइम वो प्रेम के पीछे भागा था तो उसे नहीं मालूम था कि कौन ड्राइवर उसकी बेटी को हॉस्पिटल ले गया था। खैर इस सब के इर्द गिर्द में विहान वाली जो एक किडनैपिंग केस चल रही थी ना हाई
प्रोफाइल वो सुलझ भी जाती है और इसके लिए डीसीपी रस्तोगी को प्रमोशन भी मिल जाती है। दूसरी तरफ बंगलों में हम प्रेम को देखते हैं जो अपने मालिक के बुलाने पे ऊपर जाता है और हम वहां 2 लड़कियों को देखते हैं और साथ में कैमरा भी रखा हुआ था टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। आप समझ रहे होगे यहाँ क्या होगा, क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो सीडीज भी थी शायद इन्हीं वीडियोस की होगी। खैर उस रात पांडे और पाठक मिलकर छत पे बातें कर रहे होते हैं और पांडे का सस्पेंशन भी खत्म हो चुका था कि तभी पाठक कहता है कि सर वो देखिए ये वही आदमी है जिसने आपकी बिटिया को हॉस्पिटल पहुंचाया था। और ये सुनते ही पांडे कंपाउंडर को पहचान लेता है और वो सारे कड़ियों को जोड़ने लगता है। बेसिकली वो समझ जाता है कि एम्बुलेंस वहां मदद करने नहीं बल्कि बच्चों को किडनैप करने आई थी और ये भी प्रेम का साथी है। ऐसे में पांडे और पाठक मिलकर कंपाउंडर को ही उठा लेते हैं। अब इस कंपाउंडर का नाम था छोटे लाल और दोनों मिलकर उसे खूब मारते हैं। ऐसे में छोटे लाल कन्फेस कर देता है कि कैसे वो और प्रेम मिलकर बच्चों को किडनैप करते हैं ताकि वो उनके ऑर्गन्स को बेच सके। ये सब वो लोग एक सुनसान बिल्डिंग में कर रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होकर डीसीपी साइकिया पे फोकस करते हैं जो काफी ईमानदार और अच्छे हैं और अब वो डीसीपी रस्तोगी की जगह आए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स रस्तोगी का तो प्रमोशन हो गया है। तो अब से इंस्पेक्टर पांडे इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे यानी डीसीपी साइकिया को, और पहले ही दिन वो उनसे मिलने चले जाते हैं। अब वहां रस्तोगी भी होता है और उसे कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है कि ये इंस्पेक्टर पांडे वापस से उसी केस की तहकीकात में लग गया है और इसको अब असिस्टेंस भी मिलेगा। ऐसे में वो काफी ऑफेंड होता है, टेंशन में आ जाता है और श्रवण कुमार को कॉल करता है कि क्या तुम्हें अपने करियर में ऊपर उठना है। दिस क्लियरली इंडिकेटेड कि अब रस्तोगी पांडे के खिलाफ कोई तो षड्यंत्र जरूर रचेगा। और तो और रस्तोगी फोन करके बस्ती को भी बता देता है कि इंस्पेक्टर पांडे तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है तो भैया सतर्क हो जाओ। यहाँ कुछ और भी बातें होती है जो कि हमें सुनाया नहीं जाता। तभी यहाँ हम झाझर हरियाणा के कुछ लोग को देखते हैं जो शायद कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे और उनको कोई तो फोन करके एक आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो यहाँ कहानी में कुछ और कड़ियां भी जुड़ रही हैं, लेकिन ये क्या है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर तो आगे हम पांडे और साइकिया को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहां वो लोग अपने पुलिस सर्विस के बारे में बात करते हैं। अब तक पांडे उसे चुमकी के केस की भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया और वो दोनों उस लोकेशन पे जाते हैं जहां पांडे ने छोटे लाल को छुपा कर रखा था। लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही वो तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स वहां आकर छोटे लाल को उठा ले जाते हैं और उसे भी काट कर आग में जला देते हैं। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि इतना पर्सनल खबर लीक कैसे हुआ कि छोटे लाल कहाँ है। खैर जब पुलिस वाले लोग पहुंचते हैं और छोटे लाल को अपनी जगह पे नहीं पाते तो पांडे गुस्से में पाठक से कहता है कि तुम्हारे होते हुए छोटे लाल को कौन उठा ले गया। इस पे पाठक कहता है कि सर मैं बस 5 मिनट के लिए बाहर गया था कुछ खाने के लिए और तभी ये सब हो गया। पांडे उसे पीटने लगता है लेकिन साइकिया सेज कि कोई बात नहीं, अब हम रिक्शा वाले के टेस्टिमनी से ही काम चलाएंगे और ये लोग फाइनली प्रेम को अरेस्ट कर लेते हैं फॉर क्वेश्चनिंग। तो दोस्तों फाइनली प्रेम पुलिस के हिरासत में था और पांडे उससे पूछताछ करने लगता है। एंड टू अ सरप्राइज प्रेम कुछ भी झूठ नहीं बोलता बल्कि वो सब कुछ सच सच बता देता है। जी हाँ, वो क्लियरली कहता है कि उसी ने चुमकी को मारा है। बेसिकली उस रात ये हुआ था कि उसने अपने मालिक के पहले ही चुमकी को बुला लिया था क्योंकि वो उसे पसंद करता था। लेकिन चुमकी ना कहने लगी, अकड़ दिखाने लगी और वो प्रेम को इंसल्ट भी करती है सेइंग कि तुम नौकर हो एंड नौकर की तरह रहो। इस पे प्रेम को आ गया गुस्सा और उसने चुमकी को चोक करके मार डाला। उसने चुमकी की बॉडी के साथ गलत भी किया और फाइनली उसकी बॉडी को काट के बगीचे में दफना दिया। ये सब बात बताते बताते प्रेम ये भी कन्फेस करता है कि जब उसने अपने मामा को मारा था तो वो अपने मामा का मीट भी पका कर खाया था और तब से ही उसे इंसानी मीट खाने की लत लग गई है। और तो और वो छोटे छोटे बच्चों को भी मार के खाता है। इनफैक्ट उसने अपनी लाइफ में लगभग 22 से 24 बच्चों की जान ली है। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो ये बात क्लियर हो ही गया है कि प्रेम ना सिर्फ बच्चों को मारता था बल्कि उन्हें खाता भी था। और इस तरह से इंस्पेक्टर को सभी बच्चों के मिसिंग होने का राज भी पता चल गया था। तो इस पॉइंट पे इंस्पेक्टर को काफी गुस्सा भी आ गया था और वो प्रेम से पूछता है कि तुम इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हो। ऐसे में प्रेम कहता है कि कौन ही इन बच्चों की केयर करता है, ये लोग गरीब बच्चे हैं जिनके जीने और मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी ये लोग बड़े होकर भी गरीब ही रहेंगे, किसी ब्रिज के नीचे बैठेंगे, बीमारी से अपनी जान दे देंगे या कुछ और करेंगे। बेसिकली इनका सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये कभी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, ये रहेंगे तो नौकर ही। तो इससे अच्छा वो मर ही जाए और इसलिए मैं उन्हें मारता हूँ, इससे मेरा भला हो जाता है। कम से कम मेरे बच्चे तो स्कूल जा पाएंगे और ये जो अमीर लोग होते हैं ना वो लोग ही इन बच्चों का फायदा उठाते हैं उनसे काम करवा के। तो मैंने सही किया।